नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों के आगे लेकर आया हूं। अभी रिसेंटली जो है ऑनरेबल हमारे जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, इनके द्वारा जो है ऑफिशियली यहां पे स्टेट बार काउंसिल जो है पूरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर, आपको पता होगा हमारे लगभग 18 स्टेट बार काउंसिल है हमारे पूरे भारत के अंदर, जो अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरह से फीस चार्ज करती हैं। सारे के सारे जो लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं, अगर कोई वकील बनना चाहता है तो इसके लिए यहां पे जो ऑनरेबल हमारे सीजीआई हैं, इन्होंने बहुत ही ज्यादा यहां पे स्ट्रेस बोला है कि भाई जो स्टेट बार काउंसिल है, प्लीज आपको जो है अपनी स्टेट बार काउंसिल की जो है ना फीस को कम करना चाहिए। भाई सबसे ज्यादा जो हमारा जो स्टेट बार काउंसिल है जो फीस चार्ज करती है एज एन एडवोकेट एनरोल्ड करने के लिए, उसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर आपको अगर एज एन एडवोकेट अपना एनरोलमेंट कराना ना, 42,100 रुपए आपको केवल और केवल स्टेट बार काउंसिल की एनरोलमेंट फीस देनी पड़ेगी। दूसरी आती है हमारी दिल्ली। दिल्ली के अंदर 15,300 रुपए, केरला में 20,050 रुपए, महाराष्ट्र के अंदर 15,500 रुपए, गुजरात के अंदर 25,000 रुपए, वेस्ट बंगाल के अंदर 10,800 रुपए, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के अंदर आपको 14,100 रुपए पे करने पड़ते हैं, उत्तराखंड में 23,650 रुपए, आंध्र प्रदेश में 13,250 रुपए, और असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, इनका एक ही स्टेट बार काउंसिल है, 17,350 रुपए, जम्मू एंड कश्मीर 750 रुपए, झारखंड के अंदर 21,460 रुपए, मेघालय में 750 रुपए, पंजाब एंड हरियाणा के अंदर 19,200 रुपए, राजस्थान के अंदर 16,200 रुपए, उत्तर प्रदेश के अंदर 16,665 रुपए, मध्य प्रदेश के अंदर 20,300 रुपए, कर्नाटका के अंदर जो है 15,500 रुपए आपको एनरोलमेंट फीस पे करनी पड़ती है, जो कि यहां पे ऑनरेबल हमारे जो सीजीआई साहब हैं, इन्होंने यहां पे जो रिक्वेस्ट करी है और यहां पे पॉइंट आउट करा कि यार स्टेट बार काउंसिल को पैसे कम करने चाहिए। सीधी बात है यहां पे। बट यहां पे अब मैं प्रैक्टिकल अपनी बात बताऊं, केवल सीजीआई साहब के बोलने से क्या स्टेट बार काउंसिल अपना एनरोलमेंट फीस के पैसे कम करेगा या कर सकता है? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? भाई पहले भी बहुत बार यहां पे जजेस ने अपनी एक तरीके से जजमेंट के दौरान या पर्टिकुलर सुनवाई के दौरान बहुत बार यहां पे पॉइंट आउट कराया, बट किसी ने कोई इनिशिएटिव लिया नहीं है यहां पे जो है। एंड ऑब्वियसली यहां पे जो अभी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो एग्जाम के ऊपर भी यहां पे जो फीस के ऊपर बात बहुत ज्यादा उठी है, बट किसी ने भी कोई इनिशिएटिव अभी ऑफिशियली नहीं लिया है। बट यहां पे मेरे हिसाब से केवल अभी यहां पे जो जज साहब है वो एक अपना बात पेश करते हैं, बट प्रैक्टिकली यहां पे कितना इंप्लीमेंट होगा वो स्टेट बार काउंसिल के ऊपर ही तो डिपेंड करता है। तो यहां पे सभी मेरी जो स्टेट बार काउंसिल है उनके ऊपर एक अपनी अप्रोच है कि आपको अपने स्टेट बार काउंसिल के जो फीस है एनरोलमेंट की वो कम करनी चाहिए। रीजन इसके ऊपर बहुत सारे हैं कि भाई हर कोई अपना रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता है कि हाँ वो 42,000 रुपए जो है एनरोलमेंट कराने के बियर कर सकता है। बहुत सारे ऐसे वकील हैं, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत ही ज्यादा वेल एजुकेटेड हैं, जिनको बहुत अच्छा कानून आता है, जिनको अगर लिटिगेशन के अंदर आए, अगर वो आए तो वो लीगल प्रोफेशन को एक बहुत अलग स्टेज पे ले जा सकते हैं। बट केवल और मॉनेटरी जो है टर्म्स की वजह से जो है यहां पे उनको ये क्राइसिस फेस करने को मिलते हैं और वो अपना लिटिगेशन में नहीं आ पाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। यहां पे हर किसी को जो है प्रोवाइड करानी चाहिए। दूसरी बात सीजीआई साहब ने ये बोली है कि यार एक क्लैट का एग्जाम होता है, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, अगर ये एक एंट्री लेवल एग्जाम होता है कि अगर आपको अपनी एलएलबी अच्छे कॉलेज से करनी है, एनएलयूज से करनी है, आईपीयू से करनी है और भी बड़े बड़े कॉलेज से अगर आपको करनी है, तो वहां पे आपकी एक बैरियर होता है कि आपको क्लैट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है भाई, क्लैट का एग्जाम आप जब भी क्लियर कर सकते हो अगर आप गुड इन इंग्लिश हो, आपकी इंग्लिश अच्छी खासी अगर है तो ही आप क्लैट का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा बैरियर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रूरल फैमिली से आता है और उसको एलएलबी करनी है, लीगल प्रोफेशन ज्वाइन करना है, वकील बनना है इन शॉर्ट, तो उसको इंग्लिश के अंदर अपने आप को एम्फसाइज करना जरूरी होगा, जो कि गलत बात है एक तरीके से कि भाई एक वकील बनने के लिए क्या आपको इंग्लिश आना मैंडेटरी है? ये मेरे पर्सपेक्टिव से एक सही बात नहीं है। आपको इंग्लिश नहीं भी आती, अच्छे वकील हो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कानून की, तो आप कोर्ट के अंदर प्रोसीड करके अपने आपको लीगल प्रोफेशन के अंदर सर्विसेज अच्छी खासी दे सकते हो। इंग्लिश का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। बट हमारे क्लैट एग्जाम में भाई बैरियर है ये कि आप अगर एक इंग्लिश में अच्छे खासे क्वालिफाइड नहीं हो तो आपको जो है यहाँ पे क्लैट एग्जाम आप दे नहीं पाओगे। क्लैट एग्जाम देना इन द सेंस फेल हो गए, ऑब्वियसली क्लैट एग्जाम नहीं निकाल पाए, आप अच्छे कॉलेज के अंदर एंट्री ले ही नहीं सकते, सीधी बात है। तो यहां पे भी सीजीआई साहब ने बोला ये भी गलत है, यहां पे जो है इतना बड़ा बैरियर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात सीजीआई साहब ने बोला कि भाई मेरे पे जो अथॉरिटी है ना, मेरे पे जितनी पावर है मैं उतना तो काम करूंगा। यानी कि सीजीआई साहब ने बोला कि भाई मेरे पास पावर क्या है कि जो जजमेंट्स हम पास करते हैं, ठीक है, उसको जो है सारी सारी लैंग्वेजेस में जजमेंट्स प्रोवाइड कराए होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन ऐसा है जहां पे लोकल लैंग्वेज मशहूर है, जैसे उड़ीसा की बात करूं, उड़िया मशहूर है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को अगर मैं इंग्लिश में जजमेंट प्रोवाइड कराऊंगा तो उसके लिए मुश्किल होगी। अगर मैं उसको उड़िया के अंदर जजमेंट प्रोवाइड करा दूंगा कॉपी, उसके लिए बहुत ईजी रहेगा और उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है कानून के प्रति बढ़ती रहेगी धीरे धीरे। जो अपना वो लिटिगेशन के अंदर एंट्री लेगा तो अपने केस को अच्छे से प्रोसिक्यूट वो कर पाएगा। तो मेरे पास एज अ सीजीआई जितनी अथॉरिटी है मैं उसको इंप्लीमेंट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जस्टिस साहब ने बोला है कि भाई हमारा मेन एम यही है
कि हम जो है यहाँ पे जजमेंट्स की कॉपीज जो है वो हर एक लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करा पाए, जो हमारे यंग एडवोकेट्स हैं उनको आगे अपने लिटिगेशन में एंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहे, बहुत ही ज्यादा इजी रहे, सारी चीजें उनके अंडरस्टैंडेबल रहे। कि आप कोई रूरल फैमिली से बिलोंग करते हो, रूरल एरिया से बिलोंग करते हो, आपको इंग्लिश नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम आपको जो है सारी लैंग्वेजेस में जजमेंट्स प्रोवाइड कराएंगे। धीरे धीरे इसके ऊपर काम चल रहा है। यहां पे जो है जैसे सामने एक बुक का भी रेफर करा था और बुक को भी अप्रिशिएट करा था कि एक पब्लिशर ने एक बुक निकाली थी, ठीक है, जहां पे बहुत अच्छे से कंपाइल करा था और यहां पे जो है 50,000 लॉयर्स को बुक्स बांटी थी और एक फैसिलिटी भी दी थी कि उस बुक के पीछे क्यूआर कोड है, उस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद 1000 से ऊपर जो है सिविल सूट्स के, एग्रीमेंट्स के ड्राफ्ट जो होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और उस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है यार, क्योंकि एक यंग लॉयर के लिए ना यहां पे ड्राफ्टिंग करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। दूसरी बात डिफिकल्ट टास्क होता है यार उस पर्टिकुलर ड्राफ्टिंग करने के लिए एक एप्रोप्रिएट, एक जेन्युइन ड्राफ्ट मिल पाए कि जो पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर वो ड्राफ्ट यूज किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात आती है। तो ये तीन बातें मेजरली आपको बता दी, एक तो एनरोलमेंट फीस के रिगार्डिंग, एक क्लैट के रिगार्डिंग, एक रीजनल लैंग्वेजेस में, सारी मतलब लैंग्वेजेस में हम जजमेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पे जस्टिस सामने इसको एम्फसाइज करा था। और यहां पे BCMA ने जो पब्लिशर है, इन्होंने बुक रिलीज करी थी सिविल एंड क्रिमिनल हैंडबुक के नाम से, जहां पे 50,000 लॉयर को बुक बांटी थी और क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद में 1000 से ऊपर ड्राफ्ट हमारे सिविल सूट्स के, एग्रीमेंट्स के, डॉक्यूमेंट्स के, केस लॉज के ऊपर आपका जो भी केस रिलेट करता है, आपका रेंट का केस है, फैमिली मैट्रिमोनियल केस है, तो अलग अलग ड्राफ्ट होंगे। तो ड्राफ्ट वाइज यहां पे जो है अलग अलग केस टू केस यहां पे प्रोवाइड कराई थे, जो कि बहुत बढ़िया बात है। यहां पे सीजे साहब ने एक और बात बोली थी कि भाई हमने लाइव स्ट्रीमिंग भी चालू करी है। हमने लाइव स्ट्रीमिंग इसलिए चालू करी है ताकि अगर कोई लॉ स्टूडेंट वो लाइव स्ट्रीम देख रहा होगा, उसके लिए दिमाग में क्लियर रहेगा कि हां यहां पे मेरे को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ये जो वकील साहब आर्गुमेंट कर रहे हैं ये जेन्युइन बात बोल रहे हैं या इसके पीछे का क्या एक लीगल प्रोविजन यहां पे अप्लाई हो सकता था। इन शॉर्ट एक यंग लॉयर के लिए, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, लॉ स्टूडेंट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि वो लाइव इंटरप्रिटेशन अपनी कर पाए, ठीक है, अपने टीचर्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में लाइव इंटरप्रिटेशन कर पाए। इसलिए हम लाइव स्ट्रीमिंग भी लेके आए हैं सभी के सभी यंग लॉयर्स के लिए, ठीक है। और क्लैट के ऊपर भी बताया था कि भाई ऐसा हम नहीं, आगे चल के हम पैटर्न चेंज करवाएंगे कि जो लोग इंग्लिश में गुड हैं केवल उन्हीं को हम मान्यता दें, उन्हीं को जो है एफिशिएंसी दे, ऐसा हम नहीं करेंगे। क्लैट एग्जाम क्लियर करने के लिए सबके लिए भाई हम ये प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं। तो ये सीजीआई के द्वारा जो है बेटर अप्रोच थी और यंग लॉयर्स के लिए। आई होप आपको कौन सा पॉइंट रेलेवेंट लगा है, सारे पॉइंट्स रेलेवेंट लगे हैं या कोई स्पेसिफिक पॉइंट आपको रेलेवेंट लगा कि हाँ यार सारे पॉइंट्स अभी साइड रखो, इस पॉइंट को सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट करना हमारे भारत के अंदर लीगल प्रोफेशन के अंदर जो है जरूरी है। तो कौन सा आपके मुताबिक पॉइंट रेलेवेंट है, प्लीज अपना कमेंट बॉक्स के अंदर ये पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है और जो सीजीआई साहब ने जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं और इंप्लीमेंट करेंगे ही करेंगे सीजीआई साहब आने वाले टाइम के अंदर, आपके सामने बहुत सारे पॉइंट्स जो ये बोलते हैं ये इंप्लीमेंट करते ही हैं। तो आपको कौन सा रेलेवेंट लगा है कमेंट बॉक्स के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। अगर आप एक एडवोकेट हो, लॉ स्टूडेंट हो, लॉ ग्रेजुएट हो या एलएलबी करने के लिए चूज अपना मन बना लिया है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए और बाकी हमारे लीगल प्रोफेशन के लिए बहुत जरूरी है, मैटर करता है, तो बताइएगा जरूर। साथ में वीडियो को शेयर करके, लोगों को शेयर करके उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू हम लेंगे, याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।